हाफ गर्लफ्रेंड नॉवल। रिया और माधव की जो स्टोरी है वो 3 महीने बाद की। अब आप इस एपिसोड में देखेंगे। क्या तुमने अभी अभी अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा? रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी तेज़ तो थी कि मूवी थिएटर में हमारे जो आसपास लोग बैठे थे वो हमें देखने लगे। एक्सीडेंटली इंग्लिश के बड़े वर्ड्स बोलना सीख रहे हो, है ना? उसने कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर माधव झा, आप मूवी देखने आए हैं, इसलिए उसी पर फोकस कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने फिर कहा और अपना फोकस फिर से शाहरुख खान पर केंद्रित कर दिया। शाहरुख ने कॉलेज ज्वाइन किया था और वे हर मददगार को मैं हूँ ना कह रहे थे। हम कनॉट प्लेस के ऑडियन सिनेमा में आए थे। रिया फाइनली मेरे साथ मूवी देखने के लिए राज़ी हुई थी। वह बास्केटबॉल की एक शर्त हार गई थी। उसने मुझे चैलेंज किया था कि मैं हाफ कोर्ट से ही एक बार में बास्केट स्कोर नहीं कर सकता। नाउ दैट विल बी ए सुपर शॉट, उसने कहा था। बदले में मुझे क्या मिलेगा? एक मूवी ट्रिप। तुम ये कर नहीं पाओगे, लेकिन मैंने कोशिश की और पहले हफ्ते में नाकाम रहा। हाफ कोर्ट शॉट्स बहुत टफ होते हैं। मैं अगले 2 हफ्ते में भी ऐसा नहीं कर सका। देखो, किस्मत भी यही चाहती है कि हम दोनों साथ साथ बाहर न जाएं, रिया ने कहा। चौथे हफ्ते मैंने जमकर फोकस किया और शॉट लगाया। गेंद ने रिंग को हिट किया, 2 बार उस पर घूमी और फिर बास्केट में जा गिरी। यस, मैं चीखा। उसने सर ताड़ने के बावजूद ताली बजाई। तो वह मुझे मेरी डेट मिलेगी? मैंने कहा, यह डेट नहीं है, हम केवल मूवी देखने जा रहे हैं, फ्रेंड्स की तरह। लेकिन हाई क्लास पीपल इसी को डेट भी कहते हैं, है ना? उसने कहा, नहीं। तो फिर डेट किसे बोलते हैं? तुमको मेरे साथ मूवी देखनी है या नहीं? रिया ने गुस्से से कहा और उसने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा। इसका मतलब था अब आगे कोई सवाल नहीं। पिछले 3 महीनों में मैं उसे जितना जान पाया था, उससे मैं समझ गया था कि उसे पसंद नहीं, उस पर जोर डाला जाए। मैंने सोचा कि शायद अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ कुछ प्राइवेट। गांव में तो हम आपस में कुछ ज़्यादा ही मेलजोल दिखा लेते हैं। जब अब शाहरुख खान अपना गाना गा रहे थे तो मैं सोचने लगा कि मैं उसके लिए क्या मायने रखता हूँ। हम कॉलेज में रोज़ मिलते थे और हफ्ते में कम से कम 3 बार साथ में चाय पीते थे। मैं ही ज़्यादा बातें करता था। मैं उसे रेजिडेंट्स या जैसा कि स्टूडेंट उसे पुकारते थे, रेंज की कहानियाँ सुनाया करता था। वह गौर से सुनती थी और कभी कभी मुस्कुरा भी देती थी। जब मैंने उससे उसके घर के बारे में पूछा तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। क्या मैं उसके लिए स्पेशल हूँ? मैं बार बार खुद से सवाल पूछता था। कभी कभी मैं उसे किसी दूसरे लड़के से बातें करते देखता तो जल भुन जाता। मैंने यही जानने के लिए उसका हाथ पकड़ा था। उसके रिस्पॉन्स से मुझे पता चल गया कि उसकी ज़िंदगी में मेरी क्या जगह है। वास्तव में उसने उसके वास से आर्मरेस्ट से अपना हाथ ही हटा लिया। वह अपसेट लग रही थी, हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह चुपचाप फिल्म देखती रही। सब ठीक है ना? मैंने पूछा। वह चुपचाप अपनी ड्रिंक सिप करती रही। हम ऑडियंस से चलकर केवेंटर्स तक आए। यह जगह ग्लास बॉटल्स में बेचे जाने वाले मिल्क शेक के लिए मशहूर है। उसने कहा। इसका मतलब हाँ था, लेकिन मुझे उसके इस तरह के जवाब पसंद नहीं थे। हमने बिना एक दूसरे से बातें किए अपना 2/3 मिल्क शेक ख़त्म कर लिया। वह सामने देख रही थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने उससे कुछ कहने के लिए उकसाया तो वो रो पड़ेगी। आई एम सॉरी। वॉट? उसने कुछ हैरानी से कहा। तुम्हारे हाथ पर हाथ रखने के लिए मैंने कहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़रा सी बेवकूफ़ी मेरे लिए महंगी साबित हो जाए। कब? मूवी के दौरान। यू नो आई। वो तो अब मुझे याद भी नहीं। उसने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा। ओह, मैंने कहा। राहत की एक लहर मेरे भीतर दौड़ गई। तो फिर तुम अपसेट क्यों नज़र आ रही हो? नेवर माइंड। यह साइलेंट रिया का जाना पहचाना जवाब था। उसने अपनी आंखों के आगे अपने बालों को हटाया।
तुम मुझे अपने बारे में कभी कुछ बताती नहीं हो। मैंने कहा। मेरी आवाज़ में आग्रह और अनुरोध मिला जुला था। उसने अपना मिल्क शेक ख़त्म किया और खाली बॉटल टेबल पर रख दी। चलें, उसने कहा। रिया, तुम कभी अपने बारे में बात नहीं करती। क्या मैं केवल तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए ही हूँ? व्हाट? हम मिलते हैं, साथ खेलते हैं, खाते हैं, बतियाते हैं, लेकिन तुम मुझसे कभी कुछ शेयर नहीं करती। मैं हर किसी के साथ अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा शेयर नहीं करती माधव। क्या मैं हर किसी की श्रेणी में आता हूँ? एक वेटर खाली बोतलें लेने के लिए आया। उसके चले जाने के बाद ही उसने कहा, तुम एक फ्रेंड हो। तो क्या, मेरे कई दोस्त हैं। उनसे भी मैं कभी कुछ शेयर नहीं करती। क्या मैं तुम्हारे हर दोस्त की तरह हूँ? क्या मुझसे कुछ स्पेशल नहीं है? वह मुस्कुरा दी। बेल, तुम सभी से अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो। मैं खड़ा हो गया। मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। हे बेड, रिया ने कहा, फिर बैठा लिया। मैं चेहरे पर एक सख्त एक्सप्रेशन लिए बैठ गया। तुम मेरी ज़िंदगी के बारे में क्यों जानना चाहते हो? उसने कहा। क्योंकि मेरे लिए उसके मायने हैं रिया, तुम्हारे दूसरे दोस्तों के उलट। जब तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही होती है तो मैं उसे समझ जाता हूँ, और अगर तुम परेशान हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन तुमसे कुछ कहलवाना तो डेंटिस्ट से दांत निकलवाने की तरह है। वह हंस पड़ी और मुझे बीच में ही रोक दिया। आई हैव ए फक्ड अप फैमिली। तुम क्या जानना चाहते हो? उसने कहा। मैं उसे देखता रह गया। मैं उसके शब्दों के चयन पर हैरान था। सबसे ज़्यादा तो मैं ये बात नहीं समझ पा रहा था कि जिस फैमिली के पास BMW है वह कैसे फक्ड अप हो सकती है। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, शायद आखिरी बार यह चेक करने के लिए कि मैं उसके भरोसे के लायक हूँ या नहीं। लेट्स गो फॉर ए वॉक, उसने कहा। उसकी शानदार कार में हमें इंडिया गेट पर छोड़ दिया। हम साथ साथ चलते रहे। कम से कम हमारी परछाइयों को देखकर तो ऐसा लगता था मानो हम हाथ थामे हुए हैं। मैं लोगों के सामने ज़्यादा खुलती नहीं हूँ माधव। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक डायरी लिखती हूँ, लेकिन वह भी कभी कभी। तुम तो जानते ही हो मैं खामोश रहने वाली लड़की हूँ, रिया ने कहा। मैं समझता हूँ, थैंक्स। प्रॉब्लम है मेरी फैमिली। वे लोग पैसे के पीछे पागल हैं, मैं नहीं हूँ। यह तो अच्छी बात है ना? पता नहीं, वैसे भी मैं उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती। मेरे भाई उनके लिए ज़्यादा अहम है, क्योंकि आगे चलकर बिजनेस की बागडोर उन्हीं को तो संभालनी है। मेरा क्या, मुझे तो शादी करके किसी दूसरे का घर चले जाना है। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही रह गया है कि मैं बच्चे पैदा करूं और बाज़ार में जाकर ख़रीदारी करूं। और तुम ये करना नहीं चाहती? मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। तुम तो मुझे जानते हो ना। सॉरी, इस देश में एक लड़की होना गुनाह है। सच में तुम अपसेट नज़र आ रही हो। क्या आज कुछ हुआ है? मैंने उन्हें कहा कि मैं कॉलेज में म्यूज़िक की पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन वे लोग चाहते हैं कि मैं किसी अमीर मारवाड़ी घर में शादी करूँ और रानियों की तरह रहूँ। लेकिन मुझे किसी रानी वानी की तरह नहीं रहना। यह मेरा सपना नहीं है। ट्रस्ट में, किंग्स और क्वींस ओवररेटेड होते हैं, मैंने कहा। वह चुप रही। तुम क्या करना चाहती हो रिया? क्या तुम्हारा कोई और सपना है? बेल, सपने देखना आसान काम नहीं है माधव। हमें अपने सपनों से प्यार हो जाता है और फिर वे पूरे नहीं होते। कभी कभी सपने पूरे भी होते हैं। मेरे मामले में ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा सपना क्या है? मैंने फिर पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। तुम हंसोगे फिर, आजमा कर देख लो। वह मुस्कुरा दी। ओके, तो मेरा सपना यह है कि मैं म्यूज़िक बजाना चाहती हूँ और गाना चाहती हूँ न्यूयॉर्क के किसी बार में। बॉब, वॉट? तुम्हें लगता है स्टूपिड है ना? नहीं, ये तो बहुत स्पेसिफिक है। न्यूयॉर्क के एक बार में गाना गाना। हाँ, यही। मैं कोई फेमस सिंगर या कोई रॉक स्टार नहीं बनना चाहती।
मैं किसी अरबपति से शादी भी नहीं करना चाहती। मैं केवल शांति से गाना चाहती हूँ, जबकि मेरे इर्द गिर्द जज्बे से भरे लोग हों। मैं चाहती हूँ कि मैनहट्टन में मेरा एक घर हो। मेरा घर किताबों और म्यूज़िक सीडीज़ से भरा हुआ हो। मैं वीकेंड्स में बास्केटबॉल खेलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अपनी इंगेजमेंट के लिए दर्जनों लहंगे पसंद करती रहूँ। ऐसा लगता है तुमने सब कुछ पहले ही सोच रखा है। नहीं तो शायद ये महज हकीकत से मुंह तो मोड़ने के लिए मेरी हवाई कल्पना है। लेकिन 12 साल की उम्र में ही ये बात मेरे दिमाग में है। मैं न्यूयॉर्क गए थे। उस शहर ने मुझे दीवाना कर दिया। मैंने देखा कि वहाँ लोग वही काम कर रहे हैं जो वे करना चाहते हैं। वे अमीर नहीं थे, लेकिन वे खुश थे। और तब मैंने एक बार में एक लेडी को देखा। वह दिल से गा रही थी और इससे अपने इर्द गिर्द के लोगों को कोई ख्याल नहीं रह गया था। सूर्य डूब रहा था और आकाश का रंग नारंगी से गहरा स्लेटी हो गया था। हम राष्ट्रपति भवन के करीब उस बिंदु तक पहुंच गए थे जहां दिल्ली पुलिस के गार्ड आपको रुकने और पलटकर जाने को कह देते हैं। वह मुझे अपनी न्यूयॉर्क की यात्रा के बारे में बताती रही। इनफैक्ट मुझे बास्केटबॉल का शौक़ भी तभी लगा था जब मैंने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक NBA गेम लाइव देखा। तुमने एक NBA गेम लाइव देखा है? मैंने हैरत से कहा। हाँ, ये माहौल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होता है। तुम्हें भी कभी न कभी देखना चाहिए माधव। मैंने कंधे उचका दिए। एनीवे, मुझे तुम्हारा ड्रीम पसंद आया रिया, मैंने कहा। इसे किया जा सकता है, ये अनरियल नहीं है। और अनरियल क्या होता है? उसने कहा। जैसे कि टॉप एक्ट्रेस बनना या प्राइम मिनिस्टर बनना। तुम तो महज एक सिंपल सी चीज़ चाहती हो। वह मुस्कुरा दी। मेरी फैमिली जिस तरह की है उसमें मेरे जैसी लड़की के लिए कुछ भी सिंपल नहीं है, उसने कहा। वह कुछ मिनटों तक चुपचाप चलती रही। मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ, उसने कुछ समय बाद कहा। क्या? उसने मेरी तरफ देखा। दिन की बुझती हुई रोशनी की आखिरी किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से वह किसी दूसरी दुनिया की लग रही थी। मेरा जी चाहा कि मैं उसे बाहों में भर लूं। तुमसे बातें करने के बाद मुझे बेहतर लग रहा है। थैंक्स माधव। वह मुस्कुरा दी। सूरज डूबा और सड़क पर अंधेरा पसर गया। राजपथ की रोशनी में उसकी त्वचा दमक रही थी। मैंने एक चांस लिया और उसका हाथ थाम लिया। एक और एक्सीडेंट, उसने कहा, लेकिन इस बार अपना हाथ नहीं खींचा। हम दोनों हंस पड़े। उसने अपनी बातें जारी रखी। मेरे अंकल्स भी ऐसे ही हैं, सभी मेरे पेरेंट्स की साइड लेते हैं। वह बोलती रही और मैं सुनता रहा। हालांकि मेरा पूरा ध्यान इस पर लगा था कि मेरे हाथों में उसका हाथ कितना प्यारा लग रहा था। हमारी मूवी डेट के बाद हम एक दूसरे के साथ और समय बिताने लगे। लंच ब्रेक के दौरान हम कॉलेज के लॉन पर बैठ जाते थे और रिया के घर का पका हुआ खाना खाते। वो एक छोटे से टिफ़िन बॉक्स में एक भरी पूरी मारवाड़ी थाली समेट कर ले आती थी। रेंज में कैसा खाना मिलता है? उसने कहा। सोमानी कैफ़े जितना बढ़िया नहीं, मैंने कहा। हम लाल ईंटों वाली कॉलेज की बिल्डिंग के सामने बैठे थे। सर्दियों का सूरज हमें और उसके टिफ़िन बॉक्स को सहला रहा था। मैं उसकी 4 में से 3 चपातियाँ खा गया और साथ ही पालक दाल का एक बड़ा हिस्सा भी। वह मीठा चूरमा कभी नहीं खाती थी, उसे भी मैं खा गया। तुम्हारा रूम कैसा है? उसने कहा। हर रेंज रूम की तरह, बेसिक किताबें, बास्केटबॉल और बेड लिनन। तुम उसकी सफाई करते हो? मैं सिर हिलाया और खींचे निपोर दी। व्हाट? तुम अपने रूम की रेगुलरली सफाई नहीं करते? हफ्ते में एक बार। ऑफुल। मेरे पास तुम्हारी तरह 6 नौकर नहीं है मिस्रिया। मैं तुम्हारा रूम देखना चाहती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने कहा। वहाँ लड़कियाँ अलाउड नहीं हैं। पता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, उसने हंसते हुए कहा। तुम्हारी फैमिली कैसी है? मैंने कहा। सेम, मेरे भाई, कजिन्स और अंकल सभी इसी में लगे हुए हैं कि कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए। महिलाएं अपनी पिछली शॉपिंग ट्रिप के बारे में बताती रहती हैं।
या फिर इसका हिसाब लगाती हैं कि फिर उन्हें अगली कौन सी शादी अटेंड करनी है। गुड, इसका मतलब है सब कुछ नॉर्मल है। मैंने कहा, मैंने गिटार ख़रीद ली है। उसने कहा, नाइस। हाँ, मैं घर पर काम कम ही बोलती हूँ, बस मैं और मेरी गिटार, हम दोनों खुश रहते हैं। लेकिन तुम मुझसे तो बातें करती हो, मैंने कहा, जबकि तुम मेरा पूरा लंच खा जाते हो। उसने कहा और मेरे सिर पर एक थपकी दी। डू यू लाइक मी, मैंने पूछा। वह मुझसे ये सवाल कई बार सुन चुकी थी। नॉट अगेन माधव प्लीज़। वह घास पर पसर गई। उसने वाइट एंड मरून सलवार कमीज़ और ब्लैक कश्मीरी कार्डिगन पहन रखा था। उसने कार्डिगन को उतार कर अपने सामने रख दिया था। सूरज की रोशनी से बचने के लिए उसने अपनी आंखें मीच रखी थी। मैं अपनी जगह बदलकर उसके सामने बैठ गया ताकि मेरी परछाई उसे ढक ले। आह, दैट्स नाइस, जैसे एक ट्री की छाया। थैंक यू। कॉलेज में लोग हमारे बारे में बातें करते हैं। वे कहते हैं हमेशा साथ रहते हैं। मैंने कहा, तो कहने दो उन्हें, हम तो जानते हैं ना कि हमारे बीच कुछ नहीं है। मैंने जैसे प्रोटेस्ट करते हुए अपने शरीर को तिरछा कर लिया। सूर्य की रोशनी फिर से उसके चेहरे पर पड़ने लगी। व्हाट, उसने कहा और अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। मेरा ट्री कहाँ चला गया? ट्री अपने आप को एप्रिशिएटेड नहीं महसूस कर पा रहा है। क्या मतलब? हमारे बीच में कुछ क्यों नहीं है? मैंने कहा। मेरा शरीर अब भी तिरछा था। क्यों होना चाहिए? पहले तो तुम फिर से पहले की तरह सीधे हो जाओ ताकि लोग तुम्हें अजीब न समझें और मेरी डेलिकेट स्किन भी धूप से बच सके। मैं फिर सीधा हो गया। वेटर, उसने कहा, अब मुझे एक तकिया चाहिए। ट्री प्लीज़ थोड़ा आगे बढ़ो। उसने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। नाइस, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? पिलो ट्री। पिछले 1 महीने में मेरी उससे इस तरह की बातचीत कई बार हो चुकी थी। वह बात को टालने में एक्सपर्ट बन गई थी। हर बार वह किसी न किसी बहाने से बात को घुमा देती थी। जैसे कि इस बार, मुझे अपना कार्डिगन दे दो, मैंने कहा। क्यों, तुम्हें सर्दी लग रही है? लेकिन वह तो गर्ल्स स्वेटर है, पिलो ट्री, उसने कहा और खिलखिला पड़ी। मैंने स्वेटर अपने सिर पर रख लिया। इससे मेरा चेहरा छिप गया। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या तुम गुस्सा हो गए हो मेरे टॉल ट्री? उसने कहा। मैंने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने स्वेटर को अपनी ओर खींचा। अब हम दोनों का मुंह उसके अंदर था। हाँ, नाराज़ इंसान, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब था, हालांकि उसके लेटे हुए होने के बावजूद वह अपसाइड डाउन था। मैं चुप रहा। उसने मेरे चेहरे पर धौल जमाई, पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ पर हमें इस तरह से देखकर सबको बड़ा अजीब लग रहा होगा, उसने कहा। हमारे चेहरे इस तरह स्वेटर के भीतर, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। मेरे ख्याल से अभी अभी तुमने कहा था कि हमारे बारे में बातें करते हैं लोग। मैं गुस्से से घुरमुरा उठा। वह हंस पड़ी। मैंने निशाना साधा और नीचे झुका। उसका चेहरा उल्टा होने के बावजूद एक पल में मेरे होठ उसके होठ पर थे। इस तरह से तो स्पाइडरमैन किस करता है। ऐसा करना आसान नहीं है। यदि आप किसी को पहली बार किस कर रहे हो तो आपको ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। वह तेज़ी से उठ बैठी। उसका सिर मेरी ठोड़ी से टकराया और मेरी जीभ दांतों तले दब गई। हे, उसने कहा, नॉट फेयर। मैं अपना मुंह पकड़कर बैठा दर्द से कराह रहा था। उसका सिर मुझे बहुत ज़ोर से लगा था, लेकिन पहला किस करने की खुशी के सामने दर्द कुछ भी नहीं था। तुम्हें लगी है क्या? मैंने मुंह बनाया। लिसन, आई एम सॉरी। लेकिन वह क्या था? उसने कहा। एक किस? वह तो मुझे पता है, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा जी चाहा। वह खड़ी हुई, अपना टिफ़िन उठाया और चल पड़ी। मैं उसके पीछे दौड़ा। उसने मुझे इग्नोर किया और तेज़ी से चलने लगी। मैंने उसकी बाँह पकड़ ली। वह रुक गई और आंखें तरेर कर मुझे देखा। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर चल पड़ी। आई एम सॉरी, ओके, मैंने कहा और उसका रास्ता रोक दिया।
मैंने सोचा तुम मुझे पसंद करती हो। माधव प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं सबको लेकर कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ रिया, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। तुम्हारे कारण ही तो मैं इस शहर में टिक पा रहा हूँ। तो फिर हमारे इस रिश्ते को अप्रिशिएट करो, इसको स्पॉइल मत करो। हमारा रिश्ता क्या है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। यदि हम किस करते हैं तभी हमारे बीच कुछ है, यदि नहीं करते तो मतलब कुछ नहीं है, उसने कहा। मैं चुप रहा। वो एक कुछ पल मेरी ओर देखती रही, फिर उसने निराशा में अपना सिर हिलाया और वहाँ से चल पड़ी। मैंने उसे मेन गेट तक पहुँचते ही अपनी नीली गाड़ी में बैठते देखा और तब जाकर मुझे ख्याल आया कि उसका कार्डिगन अब भी मेरे हाथों में था। अब आगे का जो है वो आप 6 पार्ट में देखेंगे।